घने अंधेरे में डूबी भारतीय सेना की विशिष्ट बल इकाई गरुड़ कमांडो की छावनी हर सुबह की तरह तनाव से भरी हुई थी। इसे फौलाद गलाने वाली भट्टी कहा जाता था। भारतीय सेना का गौरव होने के अभिमान के पीछे छिपे कठोर अनुशासन और नियंत्रण ने नए सैनिकों का दम घोंट रखा था। प्रिया शर्मा, एक युवा कमांडो, उस घुटन भरे माहौल में भी चुपचाप अपनी जगह बनाए हुए थी। वह शारीरिक क्षमता, निशानेबाजी और सामरिक समझ में अपने साथियों से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसने कभी खुद को आगे नहीं बढ़ाया। बस एक मजबूत सैनिक बनने की इच्छा के साथ वह इस नरक जैसी जगह को झेल रही थी, लेकिन उसकी काबिलियत किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। प्रिया शर्मा, तुम्हारे लॉकर की यह हालत क्या है? क्या तुम्हारी आंखों में यह सीधा दिख रहा है? सुबह की गिनती से ठीक पहले बैरक का निरीक्षण करती हुई कैप्टन अंजलि चौहान की तीखी आवाज प्रिया के कानों में पड़ी। प्रिया तुरंत अपने लॉकर की ओर भागी और करीने से रखे तौलिए को फिर से ठीक करने लगी, जिसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन कैप्टन चौहान का इरादा सुधारना नहीं था। उसने प्रिया के मेहनत से संवारे तौलिए को हाथ से बिखेर दिया। दोबारा करो। क्या तुम्हें लगता है मैं यहां मजाक करने आई हूं? पापा से मिलने की खबर सुनकर दिमाग सातवें आसमान पर है ना? कैप्टन चौहान को यूनिट में नागिन के नाम से जाना जाता था। वह विशेष रूप से उन जूनियर महिला सैनिकों के प्रति क्रूर थी जो उससे बेहतर प्रदर्शन करती थीं। प्रिया उसका मुख्य निशाना थी। जब से उसे पता चला था कि प्रिया अपने पिता, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, के सम्मान में सेना में शामिल हुई है, तब से उसका उत्पीड़न और बढ़ गया था। वह खुले तौर पर देखना चाहती थी कि लाड प्यार में पली यह लड़की कब तक टिकती है। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप फिर से तौलिया तह करने लगी। आज कई हफ्तों बाद उसके पिता उससे मिलने आ रहे थे। इसी एक विचार के सहारे उसने पिछली रात की कठोर ट्रेनिंग भी पूरी की थी। जवाब क्यों नहीं देती? प्रिया, माफ कीजिए मैम, मैं इसे दोबारा ठीक कर दूंगी। कैप्टन चौहान ने हिकारत से हंसते हुए प्रिया के कंधे पर जोर से धक्का दिया और बैरक से बाहर चली गई। प्रिया ने गिरते गिरते खुद को संभाला और एक गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, उसने सोचा, आज पापा से मिलूंगी, उनका चेहरा देखूंगी तो ये सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। सुबह की ट्रेनिंग खत्म हुई और आखिरकार मुलाकात का समय आ गया। प्रिया साफ सुथरी वर्दी में विजिटर्स रूम की ओर बढ़ी। दूर गेट से एक जाना पहचाना साया आता हुआ दिखाई दिया। महीनों बाद प्रिया के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिली। पापा, विक्रम सिंह, प्रिया के पिता, एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति लग रहे थे जिन पर उम्र का असर दिखने लगा था। महंगे कपड़ों की जगह उन्होंने एक आरामदायक सूती पैंट और एक पुरानी जैकेट पहन रखी थी। अपनी बेटी को देखते ही वह चिंता भरी आंखों से उसकी ओर दौड़े और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है? इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? नहीं पापा, मैं ठीक हूं, बस ट्रेनिंग की वजह से थोड़ी धूप लग गई है। खाना भी अच्छे से खा रही हूं। दोनों विजिटर्स रूम के एक कोने में बैठ गए। विक्रम सिंह ने प्यार से लाया हुआ टिफिन खोला। उसमें राजमा चावल और गाजर का हलवा था, जो प्रिया को सबसे ज्यादा पसंद था। प्रिया जल्दी जल्दी खाने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महीनों का तनाव पिघल रहा हो। यूनिट में सब ठीक है? तुम्हारे साथी कैसे हैं? हाँ पापा, सब बहुत अच्छे हैं। ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं सब कर लेती हूं। प्रिया ने कैप्टन चौहान के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि उसके पिता चिंतित हो जाएंगे। वह बस उन्हें यह यकीन दिलाना चाहती थी कि वह भी उनकी तरह एक बेहतरीन सैनिक बन रही है। विक्रम सिंह शायद अपनी बेटी का दिल समझते हुए बस चुपचाप उसे खाते हुए देखते रहे। तभी विजिटर्स रूम का दरवाजा जोर से खुला और कैप्टन अंजलि चौहान गुस्से में भरे चेहरे के साथ अंदर आई। कमरे का खुशनुमा माहौल पल भर में जम गया। कमांडो प्रिया शर्मा, क्या यह तुमसे मिलने का समय है? जी कैप्टन मैम, यह आधिकारिक मुलाकात का समय है। मुझसे जबान लड़ाती हो? सुबह तुम्हारे लॉकर के लिए जो कहा था वो कर लिया? बैरक की सफाई की जांच हो गई? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहां बैठकर आराम से खाना खाने का समय मिलना चाहिए। कैप्टन चौहान की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद दूसरे परिवारों तक भी पहुंच गई। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने पिता के सामने इस तरह अपमानित होना पड़ेगा। विक्रम सिंह अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। क्षमा करें कैप्टन चौहान, जहां तक मुझे पता है यह मेरी बेटी से मिलने का आधिकारिक समय है। अगर यह ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है तो क्या आप कृपया हमें कुछ समय अकेले बात करने देंगी? कैप्टन चौहान ने विक्रम सिंह को ऊपर से नीचे तक घूरा।
पुरानी जैकेट, साधारण चेहरा। उसने खुली अवमानना के साथ उपहास किया। श्रीमान, सेना आपके घर का आंगन नहीं है। आप जैसे लोग इसी तरह लाड प्यार करके बच्चों को बिगाड़ते हैं, तभी वे यूनिट में तालमेल नहीं बिठा पाते। अनुशासन सिखाना भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। प्रिया, मेरे साथ आओ। कैप्टन चौहान ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बिना किसी प्रतिरोध का मौका दिए विजिटर्स रूम से बाहर कंकड़ भरे परेड ग्राउंड की ओर घसीट ले गई। विक्रम सिंह हैरान होकर उनके पीछे भागे। कैप्टन, यह आप क्या कर रही हैं? कैप्टन चौहान ने विक्रम सिंह की चीख को नजरअंदाज किया और प्रिया को घूरते हुए बोली, पापा आ गए तो सिर पर चढ़ गई हो? क्या यह खेल का मैदान है? तुम्हारी मानसिकता ही सड़ी हुई है। गरुड़ कमांडो में तुम जैसी कमजोर सोच वाली लड़की की कोई जगह नहीं है। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैप्टन चौहान ने अपने भारी मिलिट्री बूट से प्रिया की पिंडली पर जोर से लात मारी। आह! एक भयानक आवाज के साथ प्रिया चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हड्डी पर लगी चोट के दर्द से उसकी सांसें अटक गईं। विजिटर्स रूम से यह दृश्य देख रहे दूसरे परिवारों के मुंह से हैरत की चीखें निकल गईं। विक्रम सिंह के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। कुछ देर पहले अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराने वाले पिता का रूप अब कहीं नहीं था। उनकी आंखें हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी और स्थिर हो गईं। तुमने मेरी बेटी को लात मारी? कैप्टन चौहान और भी आत्मविश्वास से भर गई। पिता की मौजूदगी ने उसकी क्रूरता को और भड़का दिया था। जी बिल्कुल, जब तक इस तरह से सबक न सिखाया जाए ये लोग सुधरते नहीं हैं। आप जैसे आम नागरिक को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रम सिंह ने अब कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। यह स्मार्टफोन नहीं बल्कि बटन वाला एक पुराना फ्लिप फोन था। कैप्टन चौहान ने सोचा कि वह इस कबाड़ फोन से कहीं शिकायत करने की कोशिश कर रहे होंगे और हंस पड़ी। विक्रम सिंह ने एक बटन को देर तक दबाए रखा। एक रिंग बजने से पहले ही दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। मैं बोल रहा हूं। विक्रम सिंह की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि आसपास की हवा भी भारी हो गई। जनरल अर्जुन? हां। तुम अभी कहां हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरुड़ कमांडो बेस। कैप्टन चौहान के चेहरे पर खिली मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। जनरल अर्जुन? कहीं जनरल अर्जुन? नहीं, यह कोई ड्रिल नहीं है, यह असली स्थिति है। विक्रम सिंह की नजर जमीन पर दर्द से कराह रही अपनी बेटी पर टिकी थी। अपनी कोर की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम, मिलिट्री पुलिस की स्पेशल ड्यूटी यूनिट, जितनी भी जांच टीमें तुम जुटा सकते हो, सबको लेकर तुरंत यहां पहुंचो। मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूं। हेलीकॉप्टर लाओ या कुछ भी करो, 30 मिनट में यहां पहुंचो। कैप्टन चौहान को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी बेटी, हमारी एक सैनिक, को उसी की यूनिट में एक अफसर द्वारा पीटा जा रहा है। इस यूनिट को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए, समझे? फोन काटकर विक्रम सिंह ने कैप्टन चौहान की ओर देखा। उनकी आंखें अब किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। तुम्हारा नाम और रैंक क्या बताया तुमने? कैप्टन अंजलि चौहान के पैर कांपने लगे। उसे अब धुंधला धुंधला एहसास हो रहा था कि उसने किसके सामने क्या कर दिया है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही दूर आसमान से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पूरी यूनिट में हड़कंप मच गया। पहले यह सिर्फ एक शोर था, लेकिन देखते ही देखते यह शोर धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट में बदल गया। धड़ धड़ धड़, कानों को फाड़ देने वाली हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज ने पूरी गरुड़ कमांडो यूनिट के आसमान को ढक लिया। यह किसी भी निर्धारित ट्रेनिंग शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। क्या हुआ? दुश्मन का हमला है क्या? नहीं, वो हमारे हेलीकॉप्टर हैं। ध्रुव, नहीं, वो ब्लैक हॉक है। आराम कर रहे सैनिक अपनी बैरकों से बाहर निकल आए और उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। 3 विशाल काले हेलीकॉप्टर यूनिट के ऊपर मंडराए और फिर औपचारिक हेलीपैड की बजाय सीधे यूनिट के दिल सेंट्रल परेड ग्राउंड की ओर उतरने लगे। ऐसा आपातकाल के अलावा कभी नहीं हो सकता था। हेलीकॉप्टरों से निकलने वाली तेज हवा ने परेड ग्राउंड की धूल को एक बवंडर की तरह उड़ा दिया। पेड़ों की टहनियां टूट गईं और बैरकों की खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। विजिटर्स रूम के सामने खड़ी कैप्टन अंजलि चौहान वहीं जम गई। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। सबसे पहले उतरे हेलीकॉप्टर से काले वर्दी में मिलिट्री पुलिस की स्पेशल ड्यूटी यूनिट्स डू के कमांडो बाहर निकले। उन्होंने उतरते ही परेड ग्राउंड को घेर कर
एक सुरक्षा घेरा बना लिया। दूसरे हेलीकॉप्टर से हेलमेट पहने अफसर और जांच विभाग के अधिकारी उतरे और फिर तीसरे और आखिरी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। सबसे पहले एक फौजी जूता जमीन पर पड़ा और फिर एक कद्दावर काया वाला शख्स नीचे उतरा। उसके हेलमेट पर 3 चमकते सितारे लगे थे और उसकी छाती पर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौड़ नाम की प्लेट साफ दिख रही थी। सेना के एक कोर कमांडर, और वह भी देश की सबसे जिंगिंग स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौड़ ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही धूल और मिट्टी की परवाह किए बिना पुरानी जैकेट पहने खड़े एक आदमी की ओर तूफान की तरह दौड़ लगा दी। पूरी यूनिट ने अपनी सांसें रोक लीं। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौड़ विक्रम सिंह से कुछ कदम पहले रुके और फिर उस विशालकाय शरीर वाले भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल ने जमीन पर पूरी ताकत से अपना पैर पटकते हुए एक कड़क सैल्यूट ठोका। जय हिंद सर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आदेश का पालन हुआ। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौड़, आपके निर्देशानुसार पूरी टुकड़ी के साथ हाजिर है सर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह शब्द परेड ग्राउंड में मौजूद हर सैनिक के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। 707 यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेडियर भी नहीं, उनके ऊपर का स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का जनरल भी नहीं, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की कमान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, देश के रक्षा प्रमुख कैप्टन अंजलि चौहान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह लगभग जमीन पर गिर ही गई थी। जिस नई सैनिक को उसने अभी अभी लात मारी थी, उसका पिता इस देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर था। विक्रम सिंह ने जनरल राठौर के भव्य सैल्यूट को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अभी भी अपनी ठंडी आंखों से जमीन पर पड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा किया। अर्जुन, वो मेरी बेटी है। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर की नजर प्रिया शर्मा पर पड़ी और फिर उसके पास खड़ी घबराई हुई कैप्टन अंजलि चौहान पर। जनरल राठौर का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। उन्हें हेलीकॉप्टर में आते हुए चीफ के सहयोगी से स्थिति की जानकारी मिल चुकी थी। इस अफसर ने सीडीएस की बेटी के साथ, यह मेरी बेटी होने का सवाल नहीं है। विक्रम सिंह ने जनरल राठौर की बात काट दी। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। समस्या यह है कि एक सैनिक जिसे हमने इस वर्दी में इस देश की रक्षा के लिए भेजा है, उसे इस तरह के एक अफसर द्वारा पीटा गया है, वह भी उसके माता पिता के सामने। इस यूनिट का अनुशासन कितना गिर चुका है कि इस तरह की हिंसा खुलेआम हो रही है। उन्होंने कैप्टन अंजलि चौहान की ओर उंगली उठाई। इस औरत को तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार करो। यह मारपीट और क्रूरता की अपराधी है। हिरासत में लेकर जांच शुरू करो। जी सर। जनरल राठौर ने इशारा किया और स्टीयू के 2 कमांडो ने दौड़कर अंजलि चौहान के हाथ पकड़ लिए। नहीं, मैंने तो बस अनुशासन सिखाने की कोशिश की थी। सीडीएस सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। कैप्टन चौहान अब अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन कमांडो ने उसका मुंह बंद करके हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे हेलीकॉप्टर की ओर घसीट ले गए। विक्रम सिंह की नजर अब विजिटर्स रूम से यह सब देख रहे यूनिट के कमांडिंग अफसरों पर पड़ी, जो अभी अभी रिपोर्ट पाकर वहां पहुंचे थे। अर्जुन, इस क्षण से इस पूरी 707 यूनिट की कमान तुम संभालोगे। ब्रिगेडियर समेत इस यूनिट के सभी कमांडिंग अफसरों को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए। ब्रिगेडियर का चेहरा पीला पड़ गया। सर, यह तो बहुत हो गया। विक्रम सिंह ने ब्रिगेडियर को घूरा। तुम्हारी यूनिट के बीच में एक आम नागरिक, एक माता पिता के सामने एक सैनिक को पीटा गया और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं थी। क्या तुम एक कमांडर हो? तुमने खुद साबित कर दिया है कि तुम अपनी यूनिट को नियंत्रित करने में असमर्थ हो। इसके रैंक स्ट्रिप्स उतारो और इसे पद से बर्खास्त करो। आज से वर्दी उतारने के लिए तैयार हो जाओ। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया। विक्रम सिंह अपनी घायल बेटी के पास गए, अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ाई और एक मेडिकल असिस्टेंट को बुलाया। मेरी बेटी को तुरंत हेलीकॉप्टर से दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाओ। शारीरिक चोटों के साथ साथ मानसिक आघात की भी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रिया दर्द के बीच भी भ्रमित आंखों से अपने पिता को देख रही थी। यह वह दयालु और साधारण पिता नहीं था जिसे वह जानती थी। यह एक ठंडा और कठोर कमांडर था जो एक शब्द में सैकड़ों सैनिकों और जनरलों को हिला रहा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह उसी का पिता है। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और फिर से लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर की ओर मुड़े।
अब उनका चेहरा निजी भावनाओं से रहित एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का था। अर्जुन: जी सर। अब इस पूरी यूनिट की तलाशी लो। हर बैरक, हर दफ्तर, हर कंप्यूटर और हर दस्तावेज को जब्त करो। मुझे यह जानना है कि आज की यह हिंसा एक अकेली घटना थी या यह लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार का हिस्सा है। इसकी जड़ तक पहुंचो। विक्रम सिंह की आंखें चमक उठीं। आज सूरज ढलने से पहले इस 707 यूनिट में फैले हर भ्रष्टाचार, हर बुरी प्रथा और हिंसा के हर निशान को ढूंढकर मेरे सामने रिपोर्ट करो। मैं आज यहीं रहकर अपनी आंखों से इस यूनिट को साफ होते हुए देखूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर ने एक बार फिर कड़क सैल्यूट किया। याद रखूंगा सर। मैं वादा करता हूं कि इस यूनिट को इस तरह साफ करूंगा जैसे हड्डी से मांस अलग किया जाता है। एक फौलादी तूफान ने भारत की सबसे जिंगिंग यूनिट को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। यह एक पिता का गुस्सा था और देश के सैन्य प्रमुख का एक कठोर शुद्धिकरण का आदेश। कोर कमांडर का आदेश मिलते ही 707 यूनिट में अफरा तफरी मच गई, जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। लेकिन यह अराजकता अव्यवस्थित नहीं थी। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर द्वारा लाई गई दर्जनों जांच अधिकारियों और मिलिट्री पुलिस की टीम ने एक सुनियोजित ऑपरेशन की तरह पूरी यूनिट को अपने नियंत्रण में ले लिया। तत्काल प्रभाव से यूनिट के सभी सैनिक अपनी ट्रेनिंग और काम बंद कर दें और निर्धारित स्थानों पर इकट्ठा हों। हर कंपनी और दफ्तर के सभी दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को तुरंत सील कर दिया जाए। अगर किसी ने भी सबूत मिटाने की कोशिश की तो उसे मौके पर ही सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा। जनरल राठौर की गरजती आवाज यूनिट के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर गूंज उठी। पहला निशाना प्रिया शर्मा की कंपनी थी। जांच अधिकारी जब बैरक में दाखिल हुए तो कैप्टन अंजलि चौहान के खौफ में जी रहे सैनिक पहले तो डर के मारे कुछ नहीं बोले। हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आदेश पर इस यूनिट में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने आए हैं। तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय, हर गाली गलौज, मारपीट और प्रताड़ना के बारे में आज यहीं बताओ। तुम्हारी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और आज के बाद तुम्हें परेशान करने वाला कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक जांच अधिकारी के दृढ़ घोषणा के बाद बैरक के कोने में एक सैनिक सिसकने लगा। सर, यह सच है। कैप्टन चौहान मैम, वो सिर्फ प्रिया को ही नहीं हम सबको प्रताड़ित करती थी। यह तो बस शुरुआत थी। एक बार बांध टूटा तो उसे रोकना नामुमकिन हो गया। रात की ट्रेनिंग में गलती करने पर मुझे हेलमेट से पीटा गया था। कैप्टन चौहान हमसे अपने निजी कपड़े और जूते साफ करवाती थीं। हमें वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं मिलती थी और उनके क्वार्टर की सफाई करनी पड़ती थी। सजा के नाम पर प्रताड़ना रोज की बात थी। देर रात तक सोने नहीं दिया जाता था और घंटों मुर्गा बनाया जाता था। गवाहियां बाढ़ की तरह आने लगीं। प्रिया शर्मा पर हुआ हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह कैप्टन अंजलि चौहान द्वारा किए गए अनगिनत अत्याचारों में से एक था। हमारे कंपनी कमांडर कैप्टन वर्मा, उन्हें सब कुछ पता था। हमने शिकायत की, लेकिन उन्होंने यह कहकर खारिज कर दिया कि स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को इतना तो सहना ही पड़ता है। जांच टीम ने तुरंत कंपनी कमांडर कैप्टन वर्मा को हिरासत में ले लिया। उसे लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर के सामने घुटनों के बल लाया गया। जनरल सर, मैं निर्दोष हूं। मैंने तो बस यूनिट की एकता के लिए। एकता? जनरल राठौर ने गुस्से से कैप्टन वर्मा को घूरा। क्या तुम्हारी एकता का मतलब सैनिकों के दर्द को नजरअंदाज करना और अपराध पर पर्दा डालना है? तुम एक कमांडर नहीं बल्कि अपराध में भागीदार हो। इसे भी तुरंत पद से बर्खास्त करो और हिरासत में लेकर जांच करो। जांच की आंच ऊपर तक पहुंचने लगी। कंपनी कमांडर से लेकर बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह तक। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह के दफ्तर से महंगे तोहफों की एक सूची और कुछ संदिग्ध बैंक खातों के सबूत मिले जो कैप्टन चौहान जैसे कुछ जूनियर अफसरों द्वारा दिए गए थे। भ्रष्टाचार सिर्फ प्रताड़ना तक ही सीमित नहीं था, यह रिश्वतखोरी तक पहुंच चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह को अपने दफ्तर में कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने सीडीएस की बेटी वाली यूनिट के कमांडर के तौर पर कितनी बड़ी गलती की है, तो वह डिस्पेयर में डूब गया। इस बीच विक्रम सिंह ने ब्रिगेडियर के दफ्तर को अस्थायी कमांड सेंटर बना लिया था और लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर से लगातार रिपोर्ट ले रहे थे। वह खिड़की से बाहर फैली अराजकता को चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था,
लेकिन उनकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। यह उस सेना की हालत पर निराशा थी जिसकी उन्होंने जीवन भर सेवा की थी। सर, जनरल राठौर पसीने से तरबतर चेहरे के साथ रिपोर्ट देने आए। कैप्टन अंजलि चौहान के निजी क्वार्टर से एक गैर कानूनी गैस पिस्टल और एक कठोर लकड़ी का डंडा मिला है, जिसका इस्तेमाल शायद मारपीट के लिए किया जाता था। दूसरे पीड़ित सैनिकों के बयानों के आधार पर हम उस पर सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक हमले का मामला दर्ज कर सकते हैं। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। कानून के अनुसार कार्रवाई करो। सैन्य कानून के तहत जो सबसे कड़ी सजा हो उसकी मांग करो। एक मिसाल कायम होनी चाहिए। ब्रिगेडियर और बटालियन कमांडर की कर्तव्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के भी सबूत मिले हैं। खासकर बटालियन कमांडर कैप्टन चौहान के अत्याचारों को नजरअंदाज करने के बदले में नियमित रूप से महंगे तोहफे लेता था। सबको निकाल फेंको। विक्रम सिंह की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। रैंक की परवाह किए बिना इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 707 यूनिट को आज फिर से जन्म लेना होगा। सड़े हुए मांस को काटे बिना नया मांस नहीं उग सकता। शाम ढलते ढलते 707 यूनिट सचमुच तहस नहस हो चुकी थी। कैप्टन अंजलि चौहान, कंपनी कमांडर कैप्टन वर्मा और बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह को मौके पर ही पद से हटाकर कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया गया। यूनिट के संचालन की अनदेखी करने और अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने वाले ब्रिगेडियर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे उसका अपमानजनक सेवानिवृत्ति तय था। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर ने 707 यूनिट के सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया और विक्रम सिंह को मंच पर आमंत्रित किया। विक्रम सिंह माइक के सामने खड़े हुए। वह अभी भी उसी पुरानी जैकेट में थे, लेकिन अब वहां मौजूद कोई भी उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं आज यहां आप जैसे अपने बेटों और बेटियों से मिलने एक पिता के रूप में आया हूं। उनकी शांत आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से गूंजी और इस देश की सेना के प्रमुख के रूप में मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूं और माफी मांगना चाहता हूं। मैं यह देखने में नाकाम रहा कि आप, जिन्होंने देश की सेवा के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना, वे दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से पीड़ित थे। उन्होंने सिर झुकाया। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की माफी थी। आज से 707 यूनिट नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना का पुनर्जन्म होगा। हिंसा और भ्रष्टाचार को किसी भी बहाने से सही नहीं ठहराया जा सकता। परंपरा के नाम पर चल रही हर बुरी प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उन्होंने फिर सिर उठाया। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। आज के बाद किसी भी अन्यायपूर्ण आदेश या हिंसा के सामने मत झुकना। तुम किसी कमांडर के निजी नौकर नहीं बल्कि इस देश के सैनिक हो। अगर फिर कभी ऐसा कुछ होता है तो पद और रैंक की परवाह किए बिना सीधे मुझे रिपोर्ट करना। जब तक मैं इस वर्दी में हूं, मैं तुम्हारे साथ हुए किसी भी अन्याय को नजरअंदाजा नहीं करूंगा। भाषण समाप्त कर विक्रम सिंह मंच से नीचे उतर आए। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर उनके पास आए। सर, यूनिट को संभालने का काम हम कर लेंगे। अब आपको अपनी बेटी के पास अस्पताल जाना चाहिए। विक्रम सिंह ने एक गहरी सांस ली, जैसे उनका तनाव कुछ कम हुआ हो। हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपना आखिरी आदेश दिया। अर्जुन, आज गिरफ्तार किए गए लोग और भविष्य में सामने आने वाले सभी दोषी, चाहे उनका पद कुछ भी हो, उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं, उन्हें एक पल के लिए भी इसे पहनने का अधिकार नहीं है। याद रखूंगा सर। हेलीकॉप्टर अंधेरे में ऊपर उठ गया। नीचे देखते हुए विक्रम सिंह की आंखों में तहस नहस हुई 707 यूनिट की तस्वीर थी। यह अंत नहीं था, यह एक बहुत बड़े शुद्धिकरण की शुरुआत थी। सेना के अस्पताल के विशेष कमरे में प्रिया शर्मा साफ कपड़ों में बिस्तर पर लेटी थी। उसकी पिंडली पर पट्टी बंधी थी, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टरों ने बताया कि हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे मानसिक पीड़ा हो रही थी। यह सच्चाई कि उसका प्यारा और साधारण पिता वास्तव में भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च प्रमुख है, और यह कि उसके पिता ने उसके लिए एक पूरी यूनिट को उलट पुलट कर दिया, उसे परेशान कर रही थी। दरवाजा खुला और विक्रम सिंह अंदर आए। वह हेलीकॉप्टर से उतरते ही सीधे यहां आए थे। अब उन्होंने वह पुरानी जैकेट उतार दी थी और एक साफ सुथरे सूट में थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी थकान थी। प्रिया, अब कैसी हो? मैं ठीक हूं,
पापा, हड्डी नहीं टूटी है। एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रिया ने ही बात शुरू की। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इतने बड़े पद पर हैं? विक्रम सिंह चुपचाप उसकी बेटी के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गए। मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा पिता बने रहना चाहता था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं। जब तुमने सेना में जाने का फैसला किया तो मैंने तुम पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि तुम वास्तव में एक सैनिक बनना चाहती थीं, इसलिए नहीं कि मेरे पद का कोई फायदा हो। मैं चाहता था कि तुम अपनी ताकत पर खड़ी हो, लेकिन आखिर में मैंने आपकी ही मदद ली। मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई। कैप्टन चौहान से इतना कुछ सहने के बाद भी मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। एक जिंग इन स्पेशल फोर्सेस कमांडो होने का उसका गौरव टूट चुका था। विक्रम सिंह ने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। नहीं प्रिया, तुम अपनी ताकत पर टिकी रही। उस नरक जैसी जगह में तुमने एक बार भी मुझे शिकायत नहीं की और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। तुम इसलिए नहीं कि मेरी बेटी हो, बल्कि तुम अपने आप में एक बेहतरीन सैनिक हो। आज जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी और पूरी सेना की गलती है कि हमने इस सड़े हुए सिस्टम को समय पर साफ नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन प्रिया, शायद यह अंत नहीं है। प्रिया ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। आज मैंने सिर्फ कैप्टन अंजलि चौहान और 707 के कुछ अफसरों को हटाया है, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ वे यह सब कर रहे थे, हो सकता है कि उनके पीछे कोई और बड़ी ताकत हो। उसी समय नई दिल्ली में सेना मुख्यालय के एक गुप्त कमरे में सेना प्रमुख सहित कुछ वरिष्ठ जनरल आपातकालीन बैठक कर रहे थे। सुना है सीडीएस ने खुद 707 यूनिट को तहस नहस कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर अपनी पूरी कोर इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वहां गए थे। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत एक महिला कैप्टन द्वारा सीडीएस की बेटी के साथ मारपीट से हुई। एक जनरल ने कहा, समस्या यह है कि वह कैप्टन अंजलि चौहान सिर्फ एक सामान्य कैप्टन नहीं है, वह रक्षा समिति के अध्यक्ष सांसद राजन वर्मा की भतीजी है। सांसद वर्मा ने ही विशेष अनुरोध करके उसे 707 में तैनात करवाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सांसद राजन वर्मा संसद की रक्षा समिति के प्रमुख और सेना की नियुक्तियों और सौदों में भारी प्रभाव रखने वाले एक बड़े राजनेता थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि 707 के कमांडरों ने कैप्टन चौहान के अत्याचारों को क्यों नजरअंदाज किया था। मामला बहुत उलझ गया है। क्या सीडीएस को इस बारे में पता है? शायद अभी नहीं, लेकिन जिस तरह से जनरल राठौर जांच कर रहे हैं, कैप्टन चौहान के पीछे की ताकत का खुलासा होना बस समय की बात है। सेना प्रमुख ने सिर पकड़ लिया। सांसद राजन वर्मा चुप नहीं बैठेंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, कल सुबह से ही सेना मुख्यालय पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। हमें किसी तरह इस मामले को संभालना होगा सर। सीडीएस से माफी मांगकर हम सांसद वर्मा के साथ पर्दे के पीछे से कोई समझौता कर सकते हैं। बेवकूफी की बातें मत करो, सेना प्रमुख चिल्लाए। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो चीफ विक्रम सिंह हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह ऐसे किसी समझौते के लिए मानेंगे? अगर ऐसा होता तो वह शुरुआत में ही कोर इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं बुलाते। वह इस मौके का इस्तेमाल सेना में गहरी जड़ें जमा चुके इस अदृश्य भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। सांसद वर्मा हो या कोई और, सीडीज इस बार सेना में दखल देने वाले राजनेताओं के गंदे हाथों को काटने का मन बना चुके हैं। हमें एक पक्ष चुनना होगा। अगली सुबह चीफ विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय पहुंचते ही लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर को बुलाया। रात भर में कुछ और पता चला। जनरल राठौर ने थके होने के बावजूद दृढ़ता से रिपोर्ट दी। सर, जैसा कि हमें शक था, कैप्टन अंजलि चौहान रक्षा समिति के अध्यक्ष सांसद राजन वर्मा की भतीजी है। 707 के ब्रिगेडियर ने सांसद के दबाव में कैप्टन चौहान को स्वीकार किया था और बटालियन कमांडर सांसद वर्मा के साथ अपने संबंधों का उपयोग करके प्रमोशन के लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम सिंह के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उन्हें यह सब पहले से ही पता हो। बस इतना ही? नहीं सर, हमें कैप्टन चौहान और सांसद वर्मा के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग और बटालियन कमांडर द्वारा सांसद के सहयोगी को भेजे गए संदेश मिले हैं। इसमें सेना की नियुक्तियों में अनुचित हस्तक्षेप करने और एक विशेष अधिकारी के दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करने के अनुरोध साफ साफ दर्ज हैं। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी से उठे। ठीक है, अब जब हमने कीड़े पकड़ लिए हैं
तो उस बिल को बंद करने का समय आ गया है जहां से वे निकले थे। उन्होंने तुरंत कानूनी विभाग और रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी के प्रमुखों को बुलाया। अर्जुन, जो भी सबूत मिले हैं उन्हें तुरंत जांच एजेंसी को सौंप दो और इसे मीडिया में जारी करने की तैयारी करो। जनरल राठौर ने हैरान होकर देखा। सर, मीडिया में सांसद राजन वर्मा की ओर से भारी राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी, पूरा रक्षा मंत्रालय हिल सकता है। हिलना ही चाहिए, विक्रम सिंह ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अगर कोई हिस्सा सड़ गया है तो उसे हिलाकर गिरा देना ही बेहतर है। अगर सांसद राजन वर्मा अपनी स्थिति का उपयोग करके सेना को अपनी निजी संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वह भी सेना के दुश्मन है और मैं दुश्मनों से कोई समझौता नहीं करता। विक्रम सिंह ने अपने सहयोगी को निर्देश दिया, रक्षा मंत्री को सूचित करो कि आज दोपहर सीडीएस की अध्यक्षता में सेना के भीतर भ्रष्टाचार और नियुक्ति घोटालों पर एक तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सांसद राजन वर्मा के कार्यालय में मैं खुद फोन करूंगा। सेना के दिल से एक और विशाल तूफान उठने वाला था, जो इस बार सेना से परे भारत की राजनीति के केंद्र को हिला देने वाला था। प्रिया को लगी एक लात अब एक ऐसे बवंडर का केंद्र बन चुकी थी जो सब कुछ अपनी चपेट में ले रहा था। रक्षा मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम सुबह से ही पत्रकारों से खचाखच भरा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये 4 शब्द सभी समाचार चैनलों के राजनीति और रक्षा संवाददाताओं को इकट्ठा करने के लिए काफी थे। आमतौर पर सीडीएस सीधे मीडिया के सामने तभी आते थे जब कोई बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो। कैमरे के फ्लैश की चकाचौंध के बीच चीफ विक्रम सिंह एक दृढ़ चेहरे के साथ मंच पर आए। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर बात की। कल मैंने भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग यूनिट 707 गरुड़ कमांडो में एक सैनिक को एक अफसर द्वारा बेरहमी से पीटते हुए अपनी आंखों से देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत हलचल मच गई। सीडीएस द्वारा खुद इस घटना को देखना मामले की गंभीरता को चरम पर पहुंचा रहा था। यह सिर्फ अनुशासनहीनता का मामला नहीं है। जांच में पता चला है कि संबंधित अफसर नियमित रूप से अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सैनिकों के साथ क्रूर व्यवहार करता था और कमांड की श्रृंखला ने इसे न केवल नजरअंदाज किया बल्कि उसे संरक्षण भी दिया। विक्रम सिंह ने एक पल के लिए सांस ली और फिर सबसे बड़ा बम फोड़ा। और भी अधिक निंदनीय बात यह है कि हमने पुष्टि की है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे एक मौजूदा सांसद के अनुचित नियुक्ति अनुरोध और दबाव थे। पत्रकारों के बीच कोहराम मच गया। कौन है वो? नाम बताइए। संसद की रक्षा समिति के सदस्य सांसद राजन वर्मा। नाम का खुलासा होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया और फिर कई गुना ज्यादा शोर होने लगा। पत्रकार अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगे और फोन पर चिल्लाने लगे। सांसद राजन वर्मा ने अपनी भतीजी कैप्टन अंजलि चौहान को 707 यूनिट में गलत तरीके से तैनात करवाया और बाद में यूनिट के कमांडरों के साथ अनुचित संबंध बनाए रखकर उसके दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करने के लिए दबाव डाला। यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है। विक्रम सिंह ने प्राप्त सबूत यानी कैप्टन चौहान और सांसद वर्मा के बीच की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और बटालियन कमांडर द्वारा भेजे गए संदेशों का सारांश सार्वजनिक कर दिया। मैं इस मामले को बिना किसी संदेह के पूरी सख्ती से निपटाऊंगा। मारपीट में शामिल सभी लोगों और उन्हें संरक्षण देने वालों को सैन्य कानून के तहत सबसे कड़ी सजा दी जाएगी और सांसद राजन वर्मा के अनुचित हस्तक्षेप के लिए हम रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी के माध्यम से आधिकारिक जांच का अनुरोध करेंगे और परिणाम न्यायिक एजेंसियों को सौंपेंगे। विक्रम सिंह ने सीधे कैमरे के लेंस में देखा। उनकी आंखों में कोई समझौता नहीं था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी राजनीतिक शक्ति सेना के पवित्र कर्तव्य और नियुक्तियों में हस्तक्षेप न कर सके। सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पूरे देश में भूचाल आ गया। सभी टीवी चैनलों की दोपहर की खबरें इसी खबर से भरी थीं। इंटरनेट सीडीएस बनाम रक्षा समिति अध्यक्ष सांसद वर्मा का भतीजी घोटाला जैसी सुर्खियों से पट गया। संसद भवन में सांसद राजन वर्मा का कार्यालय जलते हुए किले जैसा लग रहा था। यह सब क्या है? उस विक्रम सिंह की हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? सांसद वर्मा ने अखबार फेंकते हुए चिल्लाया। उनके सहयोगी डरे हुए सिर झुकाए खड़े थे। सर, सीडीएस ने सबूत भी सार्वजनिक कर दिए हैं। कैप्टन चौहान और बटालियन कमांडर की रिकॉर्डिंग। उन बेवकूफों ने सबूत छोड़ दिए।
और विक्रम सिंह ने उसे मीडिया में उछाल दिया। यह कैसा सैनिक है, यह तो एक राजनीतिक गुंडा है। सांसद वर्मा ने तुरंत अपने करीबी मीडिया चैनलों को फोन करना शुरू कर दिया। यह विक्रम सिंह की तानाशाही है। वह सेना की समस्या को राजनीतिक रंग देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। तुरंत इसके खिलाफ खबरें चलाओ और इस बात पर जोर दो कि सीडीएस की बेटी 707 में सेवा दे रही थी। लिखो कि वह अपने पिता के रुतबे का फायदा उठाकर आराम की पोस्टिंग लेने की कोशिश कर रही थी और पकड़ी गई। लेकिन जनता की राय सांसद वर्मा के पक्ष में नहीं गई। इसके विपरीत जब यह खबर फैली कि प्रिया को पिता के रुतबे की वजह से नहीं बल्कि भतीजी के रुतबे पर इतराने वाली एक अफसर ने उसके पिता के दौरे के दिन पीटा था, तो जनता का गुस्सा भड़क उठा। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी तत्काल प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और चीफ विक्रम सिंह को तत्काल बुलाया। चीफ, क्या इस मामले को इतना बढ़ाना जरूरी था? रक्षा मंत्री ने एक असहज भाव से पूछा। सांसद राजन वर्मा सत्ताधारी पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, इसलिए मंत्री पर भी दबाव था। विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री को सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और फिर एक अटूट आवाज में कहा, प्रधानमंत्री जी, सेना विश्वास पर चलती है। जब राजनेता सेना की नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं और उस रुतबे के दम पर जूनियर अफसर सीनियर की तरह व्यवहार करते हैं और सैनिकों को पीटते हैं, तो देश उस सेना पर कैसे भरोसा करेगा? इस सड़ी हुई जड़ को अगर आज नहीं काटा गया तो यह पूरी सेना को खोखला कर देगी। प्रधानमंत्री ने कुछ देर तक चुपचाप विक्रम सिंह को देखा। दृढ़ और बिना समझौते वाला स्वभाव, यही कारण था कि उन्होंने विक्रम सिंह को सीडीएस नियुक्त किया था। ठीक है चीफ, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। सेना के भीतर की गंदगी को साफ करने में कोई पक्ष विपक्ष नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री, आप सीडीएस के साथ सहयोग करें और इस मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए सभी जांच एजेंसियों की मदद लें। सांसद राजन वर्मा हो या कोई और, किसी भी तरह का कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस घटना को सेना में एक बड़े सुधार का अवसर बनाएं। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सर्वोच्च कमांडर की अनुमति मिलते ही विक्रम सिंह को मानो पंख लग गए। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर आते ही लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर को फोन किया। अर्जुन, अब हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। सेना में सांसद राजन वर्मा से जुड़े हर तार को खींचो। नियुक्ति घोटाला, भ्रष्टाचार, गबन, कुछ भी हो, इस मौके पर हमें सेना में पल रहे सभी राजनीतिक परजीवियों को खत्म करना है। एक विशाल जांच दल का गठन किया गया और उनकी तलवार अब 707 यूनिट से आगे बढ़कर सेना मुख्यालय के प्रमुख नियुक्ति विभागों की ओर बढ़ रही थी। सांसद राजन वर्मा का विशाल सुरक्षा कवच हटते ही उसके पीछे छिपे सभी घोटाले एक एक करके सामने आने लगे। यह सिर्फ एक सैन्य अनुशासनहीनता का मामला नहीं था, बल्कि यह सेना और राजनीति के बीच के एक विशाल भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़ने का संकेत था। जैसे ही सीडीएस ने तलवार उठाई और प्रधानमंत्री ने उस तलवार को ताकत दी, रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी और सैन्य अभियोजकों की कार्रवाई बेरोकटोक हो गई। जांच की तलवार 707 यूनिट से आगे बढ़कर सेना मुख्यालय के उन प्रमुख अधिकारियों तक पहुंच गई जहां सांसद राजन वर्मा का प्रभाव था। हमें सांसद वर्मा के कार्यालय से भेजी गई एक सूची मिली है जिसमें कुछ विशेष अधिकारियों के प्रमोशन की सिफारिश की गई है। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें 707 के बटालियन कमांडर को सांसद वर्मा की ओर से यह वादा किया गया था कि अगर वह कैप्टन चौहान के मामले को दबाता है तो अगले प्रमोशन में उसकी मदद की जाएगी। सबूतों का अंबार लग गया था। सांसद राजन वर्मा ने अपनी भतीजी से शुरुआत करके अपने वफादार लोगों को सेना के प्रमुख पदों पर बिठाने की कोशिश की थी और कुछ भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों ने उस सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए अन्याय को नजरअंदाज किया था। सेना और राजनीति के बीच एक विशाल गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया था। जांच का जाल कसता देख सांसद राजन वर्मा ने अपनी आखिरी कोशिश की। उन्होंने संसद में एक तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह सब चीफ विक्रम सिंह का एक राजनीतिक स्टंट है। वह अपनी बेटी से जुड़े एक अप्रिय मामले को दबाने और सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक निर्दोष सांसद पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं चीफ विक्रम सिंह पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। सांसद वर्मा ने आंसू बहाते हुए अपनी बेगुनाही का दावा किया। लेकिन ठीक उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे की बड़ी स्क्रीन पर रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया एक नया वीडियो चलने लगा। यह एक गुप्त कैमरे का वीडियो था
जिसमें सांसद राजन वर्मा अपने कार्यालय में 707 के ब्रिगेडियर और बटालियन कमांडर से मिलते हुए खुलेआम कैप्टन चौहान को सुविधा देने के लिए कह रहे थे। यहां तक कि नोटों से भरे एक मोटे लिफाफे का लेन देन भी साफ साफ दिख रहा था। यह क्या है? इसे बंद करो। किसने चलाया यह? सांसद वर्मा सदमे में चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो पूरे देश में लाइव प्रसारित हो रहा था। यह चीफ विक्रम सिंह द्वारा तैयार किया गया निर्णायक वार था। जनता की राय अब वापस नहीं आ सकती थी। सांसद राजन वर्मा को उसी स्थान से जांच के लिए आईसीबीआई की टीम ने हिरासत में ले लिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, जहां एक मौजूदा सांसद और रक्षा समिति के अध्यक्ष को संसद भवन से रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गठजोड़ का सिर कटते ही धड़ और पूंछ खुद ब खुद ढह गए। सांसद वर्मा से जुड़े और प्रमोशन की सिफारिश करने वाले अधिकारी, उनके संरक्षण में यूनिटों में राजा की तरह व्यवहार करने वाले अफसर, सभी को एक एक करके बुलाया जाने लगा। सेना मुख्यालय में हड़कंप मच गया और कई जनरलों को तुरंत पद से हटाकर सैन्य जांच का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह फिर से सेना के अस्पताल गए। प्रिया अब पट्टी हटाकर हल्का फिजियोथेरेपी शुरू कर चुकी थी। अपने पिता को देखकर प्रिया ने पहले की तरह असहज होने के बजाय दृढ़ता से सैल्यूट किया। कमांडो प्रिया शर्मा रिपोर्टिंग सर, मैं ठीक हूं। बैठो। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी के सामने बैठकर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। तूफान के बाद की शांति थी। मैंने खबर देखी, सांसद राजन वर्मा गिरफ्तार हो गए। हाँ, उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने सेना और देश की जनता के साथ धोखा किया है। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। पापा, मैं अपनी यूनिट में वापस जाना चाहती हूं। विक्रम सिंह की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। वापस? 707 यूनिट का कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट चुका है और उसे फिर से बनाया जा रहा है। और तुम इस घटना के बाद, मैं जानती हूं, अब सब मुझे सीडीएस की बेटी के रूप में देखेंगे। मेरे वहां होने से सब असहज महसूस करेंगे, लेकिन मैं भागना नहीं चाहती। मैंने 707 इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि मुझे आपके पद का फायदा मिले। मैं सच में देश की सबसे अच्छी सैनिक बनना चाहती थी। अगर मैं इस घटना की वजह से अपना सपना छोड़ दूं, तो मैं हमेशा के लिए कैप्टन चौहान जैसे लोगों से हार जाऊंगी। प्रिया की आंखों में डर या भ्रम की जगह वही दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो 707 में शामिल होते समय थी। मैं वापस जाकर अपनी काबिलियत से सम्मान अर्जित करना चाहती हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि मेरे जैसी कोई और पीड़ित न हो। मुझे लगता है कि मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने का यही एकमात्र तरीका है। विक्रम सिंह ने कुछ देर तक अपनी बेटी को देखा और फिर गर्व से मुस्कुराए। हाँ, यही तो मेरी बेटी है। यही एक असली सैनिक है। प्रिया, उन्होंने अपनी बेटी का कंधा थपथपाया। ठीक है, तुम्हें वापस जाने की अनुमति है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? दोबारा कभी घायल मत होना। तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, लेकिन यह इस देश की एक कीमती संपत्ति भी है, और मेरे लिए यह दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। प्रिया की आंखें भर आईं। जी पापा, याद रखूंगी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए विक्रम सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर को फोन किया। अर्जुन, 707 यूनिट के पुनर्गठन का काम कैसा चल रहा है? जनरल राठौर ने उत्साह से जवाब दिया। सर, हमने सभी भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया है और उनकी जगह सबसे काबिल और ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं। सैनिकों का मनोबल भी बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होने से यूनिट में एक नई ऊर्जा आ गई है। बहुत अच्छा। वहां एक और सैनिक वापस आ रही है। कौन सर? प्रिया शर्मा। जनरल राठौर एक पल के लिए हैरान हुए, लेकिन फिर खुशी से हंसे। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? ठीक है सर, हम प्रिया के लिए सब कुछ तैयार रखेंगे। अब कोई भी उसे या 707 के किसी भी सैनिक को गलत तरीके से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद प्रिया शर्मा पूरी तरह से ठीक होकर 707 यूनिट में लौट आई। गेट से अंदर जाते समय उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी थे। यूनिट के सदस्यों ने उसे सहानुभूति से नहीं, बल्कि एक ऐसी नायिका के रूप में स्वागत किया जिसने एक बड़े भ्रष्टाचार का अंत किया था और हर चुनौती का सामना करके लौटी थी। चीफ विक्रम सिंह अपने कार्यालय से यह सब देख रहे थे और सेना में वास्तविक सुधार की शुरुआत का संकल्प ले रहे थे। प्रिया शर्मा के लौटने के बाद 707 यूनिट पूरी तरह से बदल चुकी थी। भ्रष्ट कमांडरों को हटा दिया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल
अर्जुन राठौर द्वारा चुने गए नए ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए गए थे। प्रिया की कंपनी की नई कमांडर एक सख्त और न्यायप्रिय महिला अधिकारी कैप्टन अदिति सिंह थीं। कैप्टन अदिति ने पहले ही दिन सभी को इकट्ठा किया। मैं तुमसे 2 वादे करती हूं। पहला, मैं तुम्हें हर अन्याय से बचाऊंगी। दूसरा, मैं तुम्हें देश का सबसे मजबूत योद्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उनकी नजर प्रिया पर रुकी। प्रिया शर्मा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह इस यूनिट के लिए एक शर्म की बात है। मैं तुम्हारे साथ सीडीएस की बेटी के रूप में कोई विशेष व्यवहार नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए सिर्फ एक कमांडो हो। तुम्हें भी बाकी सब की तरह ही ट्रेनिंग करनी होगी और उसी तरह परखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? प्रिया ने सबसे ऊंची आवाज में जवाब दिया। जी मैम, मैं तैयार हूं। नया बदलाव तुरंत ट्रेनिंग में दिखने लगा। कैप्टन अदिति ने दिखावे की ट्रेनिंग की बजाय वास्तविक युद्ध की स्थितियों पर आधारित कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। प्रिया ने इस माहौल में खुद को साबित कर दिया। उसके पिता का पद अब उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। उसने शूटिंग में टॉप किया और रात के घुसपैठ अभ्यास में किसी भी पुरुष कमांडो से बेहतर प्रदर्शन किया। साथियों का नजरिया भी बदल गया। वे अब उसे एक पीड़ित या किसी की बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत साथी के रूप में देखने लगे। इस बीच कोर्ट मार्शल में कैप्टन अंजलि चौहान को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सांसद राजन वर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसे सेना से बर्खास्त कर 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। चीफ विक्रम सिंह ने इस घटना को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और पूरी सेना में बड़े सुधार लागू किए। उन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जहां कोई भी सैनिक सीधे उच्चतम स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था। समय बीतता गया और प्रिया शर्मा को सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। वह अब अपनी टीम की एक प्रमुख सदस्य और नए रंगरूटों के लिए एक नेता बन गई थी। कैप्टन अदिति ने उसे एक दिन बुलाया। सार्जेंट प्रिया, हमने एक नई महिला स्पेशल ऑप्स टीम बनाने का फैसला किया है और मैं तुम्हें उस टीम के लीडर के लिए नामांकित कर रही हूं। तुम्हारा प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता असाधारण रही है। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सैल्यूट किया। जी मैम, अगर मुझे यह अवसर मिला तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। वह अब किसी के साये में दबी हुई एक कमजोर सैनिक नहीं थी। वह एक योद्धा थी जो नरक जैसी आजमाइश से गुजरकर अपने दम पर खड़ी हुई थी। जिस समय सार्जेंट प्रिया शर्मा अपनी नई भूमिका के लिए प्रशिक्षण ले रही थी, चीफ विक्रम सिंह के सुधारों ने सेना में उन पुराने अधिकारियों को परेशान कर दिया था जिन्होंने अपनी शक्ति खो दी थी। उन्होंने सांसद राजन वर्मा के बचे खुचे समर्थकों के साथ मिलकर चीफ विक्रम सिंह को गिराने की साजिश रची। उनका निशाना एक ही था, 707 यूनिट में सेवारत सार्जेंट प्रिया शर्मा। एक दिन रक्षा मंत्रालय और कुछ विपक्षी सांसदों के कार्यालयों में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची। इसमें आरोप लगाया गया था कि चीफ विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को विशेष लाभ पहुंचाकर महिला टीम का लीडर बनवाया है। यह भी झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करवाया था। यह चिट्ठी राजनीतिक आग का ईंधन बन गई। संसद में हंगामा खड़ा हो गया। चीफ अपनी बेटी के लिए सेना का निजीकरण कर रहे हैं। यह देश के साथ धोखा है। मीडिया में फिर से बहस छिड़ गई। जो लोग कल तक चीफ विक्रम सिंह के सुधारों की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब परिवारवाद के आरोपों पर संदेह करने लगे। चीफ विक्रम सिंह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। यह एक गंदी साजिश है, उन्होंने कहा। अगर हम यहां पीछे हटते हैं तो यह उनकी जीत होगी। मेरी बेटी और कैप्टन अदिति ने अपनी काबिलियत से यह मुकाम हासिल किया है। अगर हम डर गए तो हमारे सारे सुधार व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन सर, इससे आपकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। मेरी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। विक्रम सिंह की आंखों में एक चमक थी। सच्चाई महत्वपूर्ण है। उन्होंने कीचड़ उछाला है तो हम उसी कीचड़ में खड़े होकर अपनी सच्चाई साबित करेंगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन राठौर को फोन किया। अर्जुन, 707 यूनिट में एक सार्वजनिक प्रदर्शन की तैयारी करो। संसद के रक्षा समिति के सदस्यों और सभी मीडिया को आमंत्रित करो। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारी स्पेशल ऑप्स टीम का चयन और प्रशिक्षण कैसे होता है। सब कुछ पारदर्शी होगा। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। देश की सबसे जिंगिंग स्पेशल फोर्सेस यूनिट के प्रशिक्षण को बाहरी दुनिया को दिखाना एक अभूतपूर्व कदम था। कुछ दिनों बाद 707 के ट्रेनिंग ग्राउंड में दर्जनों सांसद और पत्रकार इकट्ठा हुए। चीफ विक्रम सिंह भी वहां मौजूद थे।
अब हम महिला स्पेशल ऑप्स टीम के उम्मीदवारों का अंतिम चयन परीक्षण शुरू करेंगे, कैप्टन अदिति ने घोषणा की। प्रिया और अन्य उम्मीदवारों ने हेलीकॉप्टर से एक इमारत पर उतरकर एक नकली आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया। उनके हर कदम में सटीकता थी। प्रिया टीम का नेतृत्व कर रही थी और नकली दुश्मनों को तेजी से खत्म कर रही थी। उसकी निशानेबाजी और सामरिक सूझबूझ इतनी बहारता थी कि कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता था। तभी साजिशकर्ताओं द्वारा प्लांट की गई एक अप्रत्याशित घटना हुई। जब प्रिया एक नकली बंधक को बचा रही थी, एक अप्रत्याशित जगह से एक और नकली दुश्मन सामने आ गया। यह सिनेरियो का हिस्सा नहीं था। खतरा। नकली दुश्मन ने बंधक पर बंदूक तान दी। उसी पल प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के बंधक को बचाने के लिए उसके सामने कूद गई। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बंधक को ढाल बनाया और साथ ही दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया। दुश्मन मारा गया, लेकिन प्रिया के कंधे पर भी एक ट्रेनिंग बुलेट लग गई। प्रशिक्षण रोक दिया गया। जिस सांसद ने यह साजिश रची थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया दर्द सहते हुए उठी और बंधक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर अपना मिशन पूरा किया। प्रशिक्षण के बाद एक बाहरी सैन्य विशेषज्ञ ने मूल्यांकन की घोषणा की। आज के परीक्षण में विशेष रूप से सार्जेंट प्रिया शर्मा ने एक अप्रत्याशित स्थिति में अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बंधक को बचाया। उनकी सामरिक क्षमता और बलिदान की भावना ने उन्हें इस मूल्यांकन में सर्वोच्च अंक दिलाए हैं। उनके खिलाफ लगाए गए पक्षपात के आरोप आज उनकी काबिलियत से पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं। पत्रकारों के बीच तालियां बज उठीं। साजिश रचने वाला सांसद चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दूसरे पत्रकारों ने घेर लिया। चीफ विक्रम सिंह अपनी पसीने और धूल से सनी बेटी के पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक चीफ के रूप में अपनी बेटी को सैल्यूट किया। सार्जेंट प्रिया शर्मा, आज तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। तुम भारतीय सेना का गौरव हो। प्रिया ने भी आंसू भरी आंखों से अपने पिता को सैल्यूट किया। जय हिंद सर, धन्यवाद। यह हमला वास्तव में प्रिया की काबिलियत को साबित करने का एक मंच बन गया और चीफ विक्रम सिंह के सुधारों को और भी मजबूती प्रदान की। सार्वजनिक प्रदर्शन एक बड़ी सफलता थी। प्रिया शर्मा की बहादुरी की कहानियां सभी अखबारों और चैनलों पर छाई रहीं और उस पर कीचड़ उछालने वालों को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। साजिश में शामिल सांसद को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और उसके पीछे के पूर्व जनरलों पर भी कार्रवाई हुई। प्रिया शर्मा को औपचारिक रूप से महिला स्पेशल ऑप्स टीम का लीडर नियुक्त किया गया। उसकी टीम 707 की सबसे काबिल टीमों में से एक बन गई। एक दिन भारत के पूर्वी तट पर एक आपातकालीन अलर्ट बजा। अज्ञात सशस्त्र समूह ने एक भारतीय मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया है और उसे उत्तर की ओर ले जा रहा है। जहाज पर 20 भारतीय नागरिक सवार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। चीफ विक्रम सिंह ने तुरंत एक ऑपरेशन मीटिंग बुलाई। दुश्मन की पहचान अज्ञात है, लेकिन वे उच्च प्रशिक्षित लगते हैं। अगर जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नौसेना के मार्कोस कमांडो को तुरंत भेजो। सर, एक समस्या है। मार्कोस की मुख्य टीम पश्चिमी तट पर एक संयुक्त अभ्यास में है। तत्काल प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त बल नहीं है। तो सबसे पास और सबसे तेज कौन सी यूनिट है? 707 सर। वे पूर्वी तट के पास ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वे 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। विक्रम सिंह का दिल एक पल के लिए रुक गया। 707, जहां उनकी बेटी थी। उन्होंने अपनी निजी भावनाओं को दबाया। इस समय वह एक पिता नहीं, बल्कि 20 नागरिकों को बचाने वाले चीफ थे। 707 के कमांडर को लाइन पर लो। तुरंत एक टीम तैयार करके बंधक बचाव अभियान की तैयारी करो। फोन पर 707 के कमांडर की आवाज आई। जी सर, हम अपनी सबसे अच्छी टीम भेजेंगे। सर, एक रिपोर्ट है। हमारी सबसे काबिल टीम सार्जेंट प्रिया शर्मा की महिला स्पेशल ऑप्स टीम है। क्या हम उन्हें भेज सकते हैं? कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों की निगाहें विक्रम सिंह पर टिक गईं। यह अपनी बेटी को मौत के मुंह में भेजने का आदेश था। विक्रम सिंह ने आंखें बंद कीं। उन्हें अपनी बेटी का वह चेहरा याद आया जब उसे लात मारी गई थी, और फिर वह चेहरा भी याद आया जब उसने अपनी जान पर खेलकर बंधक को बचाया था। उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सार्जेंट प्रिया शर्मा मेरी बेटी होने से पहले भारत की एक जिंगिंग स्पेशल फोर्सेस कमांडो है। अगर उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है तो उसे तुरंत भेजो।
नागरिकों की जान सबसे ऊपर है। ऑपरेशन को मंजूरी दी जाती है। आदेश का पालन होगा सर। प्रिया को ट्रेनिंग से लौटते ही तत्काल मिशन का आदेश मिला। टीम लीडर प्रिया, यह असली स्थिति है। 20 बंधक 10 मिनट में तैयार होकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ। घने अंधेरे में 707 के कमांडो को ले जा रहा हेलीकॉप्टर अपहृत जहाज के ऊपर मंडरा रहा था। टीम लीडर प्रिया, अब हम जहाज पर उतरेंगे। तुम्हारी टीम सीधे उस कमरे में जाएगी जहां बंधकों को रखा गया है। बंधकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ऑपरेशन शुरू। प्रिया हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़ी थी। नीचे उफनता हुआ समुद्र और हिलता हुआ जहाज था। उसने सबसे पहले रस्सी के सहारे जहाज के डेक पर छलांग लगाई। धायम धायम 707 के कमांडो ने तुरंत डेक पर नियंत्रण कर लिया। मुसल्लह समूह ने कड़ा प्रतिरोध किया। गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस में विक्रम सिंह सैटेलाइट से भेजे जा रहे लाइव फुटेज को देख रहे थे। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन चेहरा बर्फ की तरह शांत था। टीम लीडर प्रिया बंधक कमरे के बाहर। प्रिया और उसकी टीम कमरे के दरवाजे पर पहुंची। अंदर से बंधकों की चीखें और अपहरणकर्ताओं की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। 3 पर अंदर घुसेंगे। 1 2 3। एक छोटे विस्फोट से दरवाजा उड़ गया। प्रिया ने सबसे पहले एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका और अंदर घुस गई। बंधक नीचे लेट जाओ। कमरे के अंदर 2 अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को ढाल बनाकर बंदूकें तान रखी थीं। हिलो मत, वरना सबको मार देंगे। तभी एक अपहरणकर्ता ने एक रोते हुए बच्चे के सिर पर बंदूक रख दी। सब हथियार डाल दो। विक्रम सिंह ने स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर अनजाने में चिल्लाया। नहीं। ठीक उसी पल प्रिया ने हरकत की। उसने बंदूक फेंकने का नाटक करते हुए नीचे झुककर अपनी कमर से एक लड़ाकू चाकू निकाला और उसे अपहरणकर्ता की कलाई पर फेंक दिया। आह! अपहरणकर्ता की बंदूक बच्चे के सिर से हट गई। उसी क्षण प्रिया ने अपनी पिस्टल निकालकर दूसरे अपहरणकर्ता के सिर पर सटीक निशाना लगाया। स्थिति नियंत्रण में, सभी बंधक सुरक्षित। प्रिया की आवाज कमांड सेंटर में गूंजी। विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली। उनके अधिकारियों ने खुशी से चिल्लाया, हमने कर दिखाया सर, सभी बंधक सुरक्षित हैं। विक्रम सिंह ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। सार्जेंट प्रिया शर्मा, नहीं, टीम लीडर प्रिया, बहुत अच्छा काम किया। देशवासियों को बचाने के लिए धन्यवाद। तुरंत वापस लौटो। फोन के दूसरी ओर से बारूद की गंध और हांफती सांसों के बीच प्रिया की आवाज आई, जय हिंद सर, वापस लौट रही हूं। यह एक पिता का अपनी बेटी को और एक चीफ का अपने सैनिक को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। प्रिया शर्मा और 707 की टीम राष्ट्रीय नायक बन गए। चीफ विक्रम सिंह ने खुद 707 यूनिट जाकर टीम को सम्मानित किया। उन्होंने प्रिया शर्मा की छाती पर वीरता का शौर्य चक्र लगाया। सार्जेंट प्रिया शर्मा, तुमने अपनी जान पर खेलकर देश के नागरिकों को बचाया। तुम्हारे साहस और समर्पण को मेरा सलाम। कुछ दिनों बाद चीफ विक्रम सिंह ने चुपचाप प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानमंत्री जी, मेरा काम यहां तक था। मैंने सेना में भ्रष्टाचार को खत्म करने और उसे मजबूत बनाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब मैं एक पिता के रूप में लौटना चाहता हूं, ताकि मेरी बेटी बिना किसी बोझ के सिर्फ एक सैनिक के रूप में देश की सेवा कर सके। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कुछ समय बाद प्रिया अपने पिता के साथ एक शांत पहाड़ी पर टहल रही थी। विक्रम सिंह अब भारी वर्दी की जगह आरामदायक कपड़ों में थे। पापा, क्या आप सच में ठीक हैं? विक्रम सिंह मुस्कुराए। प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे के जी है। मेरा आखिरी मिशन यह सुनिश्चित करना था कि तुम्हारे जैसी सैनिक को एक साफ सुथरा और मजबूत माहौल मिले, और वह मिशन भी पूरा हो गया। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। जिस दिन तुम्हें लात मारी गई थी, उस दिन मैं एक चीफ नहीं, सिर्फ एक बेबस पिता था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा जहां तुम्हारे जैसी कोई और बेटी पीड़ित न हो, और तुमने यह कर दिखाया। प्रिया। प्रिया की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार ये गर्व के आंसू थे। कई साल बाद जब देश पर एक नया संकट आया, तो हप्तोंग छाम्मो बोनबू के कमांड सेंटर में एक महिला अधिकारी ने नेंगछड़ता से आदेश दिया। उसके कंधे पर मेजर का रैंक था। दुश्मन के स्पेशल फोर्सेज ने राजधानी में घुसपैठ की है। उन्हें रोकने के लिए सबसे तेज और सबसे घातक टीम को भेजो। 707 की अल्फा टीम को तुरंत रवाना करो। टीम लीडर मेजर प्रिया शर्मा। स्क्रीन पर
लड़ाकू वर्दी में एक महिला ने सिर उठाया। वह अब देश की सबसे जिंगिंग स्पेशल ऑप्स टीम की लीडर थी। मेजर प्रिया शर्मा, आदेश मिला, तुरंत रवाना हो रही हूं। हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए मेजर प्रिया शर्मा ने अपनी मुट्ठी को देखा। वह अब किसी की बेटी नहीं थी, वह भारत की रक्षा करने वाली सबसे तेज तलवार थी, मेजर प्रिया शर्मा। और वह बिना किसी हिचकिचाहट के, वह बंद था, अपने देश की शांति की रक्षा के लिए अंधेरे में कूद गई।